हाय एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स का वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। सो व्हाई दिस सब्जेक्ट इज़ माय पर्सनल फेवरेट? फर्स्टली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंडली इट विल गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज कि कंट्री में ट्रेड कैसे होता है, कंट्री में ट्रेड क्यों होता है, व्हाट आर द ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम ये सब चीज़ें थ्रू आउट इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, 10 ईयर्स प्रोवाइड करूँगी। रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस भी इस कोर्स में डिस्कस होंगे। सब कुछ डिस्कस होगा फ्रॉम दी स्क्रैच। ओके, सो लेट्स डिस्कस दी कोर्स ओवरव्यू। उससे पहले मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ये कोर्स मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, सो मेरे टाइम पे जब मैंने ये कोर्स फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब मुझे पता नहीं था कि इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। या यू हर्ड मी करेक्ट, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। ऊपर से आई नो इसकी रीडिंग इतनी मोटी है तो उसको लेके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी रीडिंग पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो लेक्चर देख लोगे बॉस, तुम्हारे 7-8 से कम तो 7-8 तो मिनिमम है, इतने तो तुम्हारे पक्का पक्का आ जाएंगे। मतलब सब कुछ स्क्रैच से डिस्कस होने वाला है, जो इम्पोर्टेंट है वो ही डिस्कस होगा क्योंकि हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। हम वो गलती नहीं करेंगे जो मैंने करी थी, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे इतनी मोटी रीडिंग सारी पढ़ी थी। और इतनी मोटी रीडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर कोर्स ओवरव्यू के डिस्कशन में तुमको समझ आएगा कि क्यों पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ड्यू में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो इन दिस कोर्स इन सेमेस्टर 5 यू हैव 4 यूनिट्स टू कवर, दैट इज यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इज योर यूनिट 2, दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट एंड बिग यूनिट। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई तो मतलब तुम्हारा हाफ कोर्स तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ओके, सो यूनिट 1 से मिनिमम तुम्हारे वन क्वेश्चन मिनिमम इस यूनिट से यूनिट 1 से आएगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज ग्रेविटी मॉडल एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ग्रेविटी मॉडल एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ओके, इसमें से आया तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यूनिट 2 जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसमें तुम्हारे मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस बनते हैं। इससे कम तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे। इसमें से चैप्टर 3 जो आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 इज़ अ वेरी बिग एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट विल स्टार्ट विद, सो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ओके, यूनिट 3 जो है तुम्हारी, उसमें तुम यूनिट 3 में तुम्हारा आते हैं ट्रेड पॉलिसीज़। व्हाट आर ट्रेड पॉलिसीज लाइक टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज, एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड वेलफेयर लॉस बेनिफिट्स, ये सब तुम्हारी यूनिट 3 से कवर होती है। एंड उससे मिनिमम तुम्हारे 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, इससे कम नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं आएंगे। सो ये दोनों यूनिट 1 एंड यूनिट 2 तुम्हारी मोटा मोटा लगा लो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का यही है, जिसको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर तुम ये दोनों यूनिट भी पढ़ के चले जाओगे तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। बट हम पासिंग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हमको मिनिमम 7 to 8 GPA चाहिए इसमें। ओके ओके, आई नो तुम सबके पास बहुत सारी चीज़ें अभी करने के लिए, तुम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा काम है करने के लिए, आई नो। बट ये कोर्स तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ तुमको इस कोर्स से पता लगेगा तुमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मज़ा ही इस कोर्स में आता है। ओके, ये सब बाद में बात करेंगे, थ्रू आउट द कोर्स हम यही बात करने वाले हैं। ओके, तो यूनिट 4 में तुम्हारे सेमेस्टर 3 के बेस लेके चलेगा यूनिट 4 में। एंड इसमें तुम्हारे यूनिट 3 सेमेस्टर 3 के टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ ISLM मॉडल, ADLS, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब चीज़ें इन एडवांस तुमको यूनिट 4 में कवर होंगी। ओके, सो नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कोर्स के क्वेश्चन पेपर में 120 मार्क्स का पेपर आता है तुमको, और उसमें से तुमको सिर्फ 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। और उसमें भी तुमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, उसमें चॉइसेस होती है। या यू हर्ड मी करेक्ट। अब देखो, यूनिट 1, 2 और 3 को मिला के तुम्हारे टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से सिर्फ तुमको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं।
ओके, यूनिट 3 में से तुमको 3 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से सिर्फ तुमको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बस। मैक्सिमम तो तुमको मैक्सिमम टॉपिक्स तुम्हारे कट हो गए हैं बस। तुमको सब कुछ नहीं पढ़ के जाना है, तुमको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। हम गधों की तरह पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे स्मार्ट स्टडी और हम सब कुछ कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, और तुम्हारे टोटल आते हैं 75 मार्क्स से तुमको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 120 मार्क्स। 40% तो तुम बॉस स्किप करके जा रहे हो। आया मज़ा? अब लग रहा है इंटरेस्टिंग है ये कोर्स? आई नो, सेम थिंकिंग है। ओके, तुमको बुक फॉलो करनी है पॉल क्रूगमैन एडिशन। कोई भी एडिशन यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ करूँगी एडिशन 10th एडिशन से हम पढ़ाई करने वाले हैं। Okay, now we're gonna start with our chapter number 3. It is very interesting chapter एंड ये तुम्हारा बेस बनाएगा आगे के चैप्टर्स के लिए। अगर ये चैप्टर तुमको समझ आ गए तो तुम सोचो कि तुमने फर्स्ट स्टेप तो तुमने क्लियर कर लिया है, अब आगे के स्टेप तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे। और ये चैप्टर हम इसलिए ही ध्यान से करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारा बेस बना के चलेगा। अगर ये समझ नहीं आया ना तो आगे फिर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, डरा नहीं रही, बस बता रही हूँ कि ये वीडियो आगे थ्रू आउट तुमको अच्छे से देखनी है, स्किप मत करना। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की और एमबीए की, उनको मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का, बट अगर ये वीडियो लेक्चर तुम देख लोगे तो तुम्हारा तो मिनिमम 7-8 तो कहीं नहीं गए जीपीएस। आई नो टॉप नहीं करना तुमको, सिर्फ पास होना फाइनल ईयर है, बट फिर भी अच्छे मार्क्स तो लाने हैं। फर्स्ट थोड़ा अच्छे तो बनता है ना कि थोड़ा अच्छा अच्छा लाने होते हैं। Throughout the course I will provide you 10 years and questions, practice questions. इस रीडिंग के बैक क्वेश्चंस भी होंगे उसमें इंक्लूडेड और तुमको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम पॉल क्रूगमैन एडिशन 10th। अब एडिशन वाइज ना चैप्टर आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं 10th एडिशन से पढ़ा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा चैप्टर 3 का नाम है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपेरेटिव एडवांटेज। इस चैप्टर में वी विल डिस्कस व्हाट इज़ कंपेरेटिव एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज को लेकर कौन आया था और कैसे ये प्रोसीड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, इससे सब ओवरव्यू नहीं दे रही, स्टार्ट करते हैं, तुमको समझ आएगा। हम बिट बाय बिट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपेरेटिव एडवांटेज। सो सबसे पहले समझना कंपेरेटिव एडवांटेज बोलता क्या है। इट सेज कंट्रीज स्पेशलाइजेज इन द एक्टिविटीज इन विच दे आर मोर प्रोडक्टिव। कंट्रीज वही चीज़ बनाएंगी इन विच दे आर मोर प्रोडक्टिव। अभी हमको लेकर आया था रिकार्डियन मॉडल, डेविड रिकार्डो ये कंपेरेटिव एडवांटेज का टॉपिक लेकर आया था सबसे पहले। एंड इट सेज दे आर it also called 2 into 1 model in which we have two countries, only two countries, that is home and foreign, एंड दे आर टू प्रोडक्ट इन दी, एक कंट्री एक प्रोडक्ट बना रही है, दूसरी कंट्री दूसरा प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, दैट इज़ चीज़ एंड वाइन। हम रीडिंग के थ्रू चल रहे हैं तो हम रीडिंग के एग्जाम्पल लेके चलेंगे। चीज़ एंड वाइन रीडिंग में लेके चल रहे हैं, इसलिए हम भी चीज़ एंड वाइन लेके चलेंगे। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक ही यूनिट लेबर, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहा है। हम इसको बोलते हैं वन फैक्टर मॉडल। इस मॉडल का एक और नाम है वन फैक्टर मॉडल। मैं लिख देती हूँ, वन फैक्टर मॉडल। ओके, वाई इट कॉल्स वन फैक्टर मॉडल, क्योंकि हम इसमें सिर्फ लेबर लेके चल रहे हैं और कोई फैक्टर, कोई और चीज़ लेके, हम कैपिटल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेबर लेके चल रहे हैं। लेबर भी नहीं, लेबर के आर्स मैटर करता है यहाँ पे, लेबर भी मैटर नहीं करते हैं, लेबर के आर्स मैटर करता है। ओके, चलो पहले हम डिस्कस करते हैं, कुछ टर्म्स डिफाइन कर देती हूँ जो इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज़ होंगे। तो पहले ये टर्म्स समझ लो, फिर सारे चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट नोटेशन इज़ योर, इसमें बेसिकली ये बोलना चाहता है ये
बोलना चाहते हैं डेविड रिकार्डो हमारे, कि कंट्री जो चीज़ जल्दी बना रही है उसमें वो स्पेशलाइज्ड है, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगर मैं कोई चीज़ जल्दी कर रही हूँ, कम टाइम में कर रही हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर का बेसिक क्रक्स ही यही है कि जो कंट्री जो चीज़ जल्दी बना रही है वो उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और जो कंट्री उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगा रही है तो उसमें वो कम प्रोडक्टिव है। ओके, लेट्स डिफाइन द फर्स्ट टर्म। सो हमारा फर्स्ट टर्म इज ए एल सी। ए एल सी हमको कहते हैं, हमको डिनोट करता है यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज़। ठीक है, अब मैं रिक्वायर्ड को ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स में ना ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। तो अगर तुमको ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ होगी, आगे के चैप्टर्स में यूज़ मत करना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में सेम चीज़ें हैं, सेम सेम सही है, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी बोलना चाहता है यूनिट लेबर आवर्स, लेबर की बात नहीं कर, लेबर आवर्स की बात कर रहे हैं। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज़, मतलब कितने यूनिट, कितना आवर्स लग रहे हैं चीज़ बनाने में, उसको हम डिनोट कर रहे हैं ALC से। सिमिलरली ALW विल डिफाइन यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन। हमारा QC डिफाइन करते हैं प्रोडक्शन ऑफ चीज़, एंड QW विल डिफाइन प्रोडक्शन ऑफ वाइन। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे ALC एंड QC को, तो इट विल डिफाइन टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस चीज़। सिंपल, इजी पीजी। ओके, हमारी इकोनॉमी में टोटल लेबर इज विल डिफाइन, हमारी कंट्री में इकोनॉमी में टोटल लेबर विद एल बार, हम एल बार से डिफाइन करेंगे टोटल लेबर इन आर इकोनॉमी। टोटल वर्ल्ड में जितनी भी लेबर है वो एल बार से डिफाइन कर रहे हैं। सो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, और वी विल से बजट कंस्ट्रेंट, वट एवर यू वांट टू से, इट इज़ आर प्रोडक्शन फंक्शन और लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इतना तो मतलब अगर हम दोनों को प्लस कर दे, आई मीन, सो टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़ प्लस टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन, हम अगर टोटल इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट कैन नॉट एक्सीड द टोटल लेबर सप्लाई दैट आर देयर इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमारे पास लेबर ही जब इतनी है, टोटल लेबर ही हमारी वर्ल्ड में इतनी है, तो मुझसे उससे उतना ज़्यादा तो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते ना, कॉमन सेंस यूज़ करो। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ आवर बजट कंस्ट्रेंट और प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, सो हमारा ये वाली इक्वेशन बता रही है टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू इन द इकोनॉमी, it will be less than or equal to total labors hours that are there in the economy. Okay, so now we will see this equation graphically through PPF curve. अब आपको लग रहा होगा PPF क्या है, PPF क्या होता है, फाइनली ईयर में आ गए, आई नो सबको पता होगा, PPF इज आवर फेवरेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। So production possibility frontier, but it says that is to produce more of one good, the economy has to sacrifice the production of another good. कोई चीज़ बनाने के लिए हमको कोई चीज़ को त्याग करना पड़ेगा। हिंदी में बोला जाए तो PPF कब हमारा ये बोलता है। ओके, सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस इज आर लीनियर इक्वेशन विद पावर 1। अगर ये लीनियर इक्वेशन, तो इसकी स्लोप, इसका ग्राफ क्या होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज आर कोएफिशिएंट ऑफ x एक्सिस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y एक्सिस। our coefficient is x axis we are taking production of cheese, and on y axis we are taking production of wine. उसका coefficient is ALC upon ALW. ठीक है, दिस इज आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज इन टर्म्स ऑफ वाइन। अब हम इसको रिलेटिव टर्म्स में बोलेंगे, क्योंकि हम कंपेरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं, हम हर चीज़ को कंपेयर करेंगे, कि हम हर चीज़ को इन रिलेटिव टर्म्स में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और कंपेरेटिव एडवांटेज में क्या डिफरेंस होता है, हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं हर चीज़ को किसी से। ये तो हमारा काम ही यही है, मॉडल का नाम ही यही है, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो कंट्री दो प्रोडक्ट बना रही है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करिए, दैट इज लेबर आवर्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आर स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, स्लोप इज अवर माइनस ALC बाय ALW, इजी पीजी। चलो,
इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव कॉस्ट ऑफ चीज़, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ चीज़ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज़ इन टर्म्स ऑफ वाइन। ठीक है, सो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमको क्या बताता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज सेज व्हेन अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ गुड यूजिंग लेस लेबर, कम इनपुट में वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हो देन अदर कंट्री, देन दैट कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दैट गुड। अभी हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं एएलसी में और एएलडब्ल्यू में। अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कहता है अगर कोई कंट्री कम लेबर आवर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो उस कंट्री को उस गुड में उसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की। हम कंपेयर करेंगे, हम रिलेटिव टर्म्स से बात करेंगे। सो हमारा को कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहता है अगर कोई कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ गुड ओनली इफ इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लोअर देन अदर गुड। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। न्यूमरेटर कम का मतलब क्या हुआ कि हमारे यूनिट आवर्स कम लग रहे हैं लेबर को चीज़ बनाने में, तो हम क्या बनाएंगे, चीज़। ठीक है, इसका हम कंपेयर कर रहे हैं कंपेरेटिव एडवांटेज में इन टर्म्स ऑफ अदर गुड। हम रिलेटिव टर्म्स की बात करेंगे अगर हम कंपेरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं। अगर हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर एक कंट्री में लेबर आवर्स कम लग रहे हैं तो हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में। ठीक है, बस इतना इतना क्लियर है। और वी कैन राइट इन दिस फॉर्म इट इज़ लेस देन। अब फॉरेन को ना हम एस्ट्रिक्स से डिनोट करेंगे, छोटा स्टार, और होम को हम नॉर्मली डिनोट करेंगे। सो दिस रेशो इज लेस देन दी फॉरेन का रेशो। सो इट टेल्स अस दैट कि होम लेबर इज मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग चीज एज कंपेयर टू फॉरेन का लेबर। फॉरेन के लेबर कम एफिशिएंट है इन प्रोड्यूसिंग चीज होम के लेबर से, अगर ये इक्वेशन आती है तो। इजी पीजी। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके थोड़े से assumptions। ओके, सो व्हाट आर द assumptions दैट इट फॉलोज। सो फर्स्टली कि दोनों कंट्रीज़ का सेम टेस्ट है। रिकार्डो कहता है कि दोनों कंट्रीज़ का सेम टेस्ट है। अगर अगर मैं कोई चीज़ डिमांड करूँ तो दूसरी कंट्री वही चीज़ डिमांड करेगी, दोनों का टेस्ट सेम है। नेक्स्ट इज इट फॉलोज क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी, तो उसके assumptions में फॉलो करेंगे। दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, constant returns to scale, relative prices will be constant and price takers। relative price will be constant मतलब PC by PW will be constant। ओके, यहाँ पे फ्री मोबिलिटी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज़ आर लेबर आवर्स, और इसमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है। मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम सेल कर रहे हैं, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो हम तो ऐसे भी काम नहीं करने वाले। ठीक है, अब इसके इस थ्योरी के तो ड्रॉबैक्स है जो हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में कि क्या क्या डेविड रिकार्डो ने बोला जो कि नॉर्मली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जेन्युइन नहीं है ये रीजंस कि वाई हम दो ही कंट्री है और दो कंट्री दो ही प्रोडक्ट्स बना रही है। कोई सेंस नहीं बनता ना इस चीज़ का। चलो कोई नहीं, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ तो सकते ही हैं। तो ये हो गए हमारे assumptions जी। हमारा है कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इतना सा इतना, ये सारे पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल डिफाइन करते हैं। सॉरी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ये हमारी। नाउ इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ होम एंड फॉरेन के पीपीएफ कर्व्स को डिफाइन करूँगी। होम एंड फॉरेन, होम एंड फॉरेन दोनों पैरेलल लेके चलना, जो होम में हो रहा है सेम फॉरेन में भी सेम मेथोडोलॉजी यूज हो रही है। बट होम का पीपीएफ कर्व इज फ्लैटन। वाई वाई इट इज फ्लैटन, और वाई फॉरेन का पीपीएफ कर्व इज स्टीपर।
लेट्स सी, QC, QW, इट इज मोर फ्लैटन, ठीक है। सॉरी, दिस इज QW, दिस इज QC, एंड फॉरेन का इट इज स्टीपर, QW, QC। अब समझना, हमारा हम मैक्सिमम चीज़ की प्रोडक्शन हम इतनी कर सकते हैं गिवन एनी अमाउंट ऑफ वाइन, कि जितनी भी वाइन बन रही है हम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज़ का। सिमिलरली फॉरेन में गिवन एनी अमाउंट ऑफ चीज़ हम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं वाइन का। सो दैट्स वाई हमारा होम का पीपीएफ कर्व इज फ्लैटन और फॉरेन का पीपीएफ कर्व इज स्टीपर। एस्ट्रिक से डिनोट करना है हमको फॉरेन को, एस्ट्रिक से, और होम का नॉर्मली हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो होम में हमारा पीपीएफ कर्व इज फ्लैटन एंड फॉरेन का हमारा पीपीएफ कर्व इज स्टीपर। दिस हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा रिलेटिव यूनिट ऑफ लेबर इन चीज ज़्यादा है इन फॉरेन। वी आर स्टडिंग कंपेरेटिव एडवांटेज, हम हर चीज़ रिलेटिव टर्म्स में बात करेंगे, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा रिलेटिव यूनिट ऑफ लेबर इन चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉरेन में, तो हम क्या बनाएंगे, वाइन। ज़्यादा लेबर यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा लेबर के आवर्स यूज़ हो रहे हैं वाइन चीज़ बनाने में, तो हम बनाएंगे वाइन। हम कम में वाइन बना लेते हैं, हम चीज़ क्यों बनाएंगे। सो एजम्पशंस हमारे कवर हो गए हैं। मैंने तुमको होम एंड फॉरेन का पीपीएफ कब डिस्कस कर दिया है। अब मैंने आपको एजम्पशंस क्यों बताए हैं, एजम्पशन हमारी रीडिंग में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हारी लेंथ कैसे बनाओगे आंसर की। लेंथ बनती है इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें पता होगी तभी तो तुम लिखोगे। कहानियाँ तो लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अपने टाइम पे ये गलती करी थी ना कि मैं सब पढ़ के गई थी, तो मेरे को तो अच्छे से आता था कि ये है, इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है। बट हम तो पढ़ेंगे स्मार्ट, हम करेंगे स्मार्ट स्टडी, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे इन डीप, कि तुमको पता चले कि तुमको क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। अगर तुमको 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 3 क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होंगे, तुमको लेंथ उसकी अच्छी खासी लिखनी पड़ेगी। सो ये सब चीज़ें ना उसमें काम आता है, ठीक है। So now we will discuss next topic, that is relative prices and supply. Relative prices and supply. उससे पहले PC denotes price of cheese and PW defines price of wine. So हमारा PC by ALC define करता है हमारे wages. Why it is our wages? बिकॉज वर्कर, ये हमारा बता रहा है वर्कर की प्रोडक्शन इन एन आवर टू प्रोड्यूस चीज। एक वर्कर 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन कर रहा है चीज की, वो बता रहा है हमारा, वो है हमारा वेज। क्योंकि हम लेके चल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस का एजम्पशन, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने में ही हम बेच रहे हैं, उतने ही हमको वेजेस मिल रहे हैं। जितना प्राइस होगा, प्राइस हम उसी से डिफाइन करेंगे जो हमारी वेजेस है। जो हम सपोज एक चीज़ का रेट है दैट इज़ 5 रुपीज़, और 5 रुपीज़ ही हमको मिलेगा वापस जब हम उसको बेच देंगे, तो दैट इज़ अवर वेजेस। इजी पीजी। जो प्राइस होगा, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम बेच रहे हैं, दैट इज़ आवर इनकम। ओके, नाउ आई डिस्कस सम केसेस। अगर हमारे प्राइजेस, रिलेटिव प्राइजेस सेम ज़्यादा है रिलेटिव कॉस्ट से, अगर रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज़ हमारी ज़्यादा है रिलेटिव कॉस्ट ऑफ चीज़ से, तो हम क्या बनाएंगे, प्राइस ज़्यादा है, हमको ज़्यादा इनकम मिल रही है, बट हमारी कॉस्ट कम है, तो हम बनाएंगे चीज़। ओके, अगर हमारा प्राइस कम है चीज़ का, रिलेटिव प्राइस कम है चीज़ का इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट से, कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम चीज़ तो बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे वाइन। और अगर हमारे प्राइजेस, रिलेटिव प्राइजेस इक्वल है रिलेटिव कॉस्ट से, तो हम इसको बोलते हैं ऑटर्की प्राइजेस। ऑटर्की प्राइजेस होते हैं तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, हम कंट्री में ट्रेड नहीं होगा। अब मैं ट्रेड क्यों बोल रही हूँ आगे डिस्कस करते हैं। कंट्री में ट्रेड नहीं होगा क्योंकि हम
होम बनाएगी चीज़, फॉरेन बनाएगी वाइन, और कंट्री में दोनों प्रोडक्ट, होम चीज़ और वाइन दोनों बनाएगी, फॉरेन चीज़ और वाइन दोनों बनाएगा, तो कंट्री में ट्रेड ही नहीं होगा क्योंकि हम दोनों चीज़ें बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम ऑटर्की प्राइजेस। ठीक है, ऑटर्की प्राइस। सो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल यूज़ करते हैं जो तुम्हारी रीडिंग का ही है। तो सबसे पहले वेजेस क्या होते हैं हमारे, वेजेस क्या होते हैं, पहले पढ़ा होगा, वेजेस इज इक्वल टू वीएमपी, याद है? That is our value of the marginal product of labor, which is P into MPL. अब MPL क्या होता है? अब याद करो, हम अपना प्रोडक्शन आउटपुट का फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे, फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब हम कैपिटल तो यूज़ कर नहीं रहे, हम वन फैक्टर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, हमारा मॉडल का नाम है वन फैक्टर मॉडल, हम लेबर के आर्स यूज़ कर रहे हैं, बट अभी मैं समझाने के लिए लेबर यूज़ कर रही हूँ। तो लेबर, अगर हम सपोज चीज़ की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा 1 या 0 कुछ भी हो गया, तो हम सिर्फ लेबर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो एफ सी इज अवर चीज, ओके, इसको 0 ले लो, हम ले ही नहीं रहे, हम कैपिटल ले ही नहीं रहे हैं। सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाएगा हमारा, चीज का चेंज इन एफ सी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम लेबर यूज कर रहे हैं, चेंज इन लेबर फॉर फॉर चीज, ओके। हम कैपिटल को तो इग्नोर कर दो, कैपिटल हम ले ही नहीं रहे, हम सिर्फ लेबर यूज कर रहे हैं। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 अपॉन चेंज इन एफ सी विच इज अवर लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस चीज। सो ये तो हमारा हो गया ये तो हमारा हो गया एम पी एल हो गया, एम पी एल सी ले लो, एम पी एल सी पी सी ले लो, क्योंकि हम सिर्फ चीज़ की बात कर रहे हैं अभी, फॉर क्लैरिटी चीज़ की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अवर 1 अपॉन ए एल सी इंटू पी सी, सो वेज इज अवर पी सी बाय ए एल सी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट थोड़ा बैकग्राउंड लाने के लिए कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट उसका थोड़ा, जैसे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है, वो ये वाली चीज़ है। चलो, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, अब तुमको चीज़ें और क्लियर होगी। एग्जाम्पल में हमको क्या कहता है, अब ये कह रहे हैं हमको कि 1 आवर में हम 1 पाउंड ऑफ चीज़ बना रहे हैं, चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 2 आवर्स में हम 1 गैलन ऑफ वाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए एल सी इज इक्वल टू 1, ए एल डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। अब चीज़ें ना एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर होगी कि क्यों टर्म्स कैसे डिफाइन हुए हैं, ओके। सो इसके थ्रू हमारे वेजेस ऑफ चीज़ क्या हो जाएंगे, प्राइस ऑफ चीज़ ए एल सी, प्राइस ऑफ चीज़ हम लेट सपोज कर लेते हैं कि चीज़ हम चीज़ का प्राइस इज अवर 4 और वाइन का ले लेते हैं 7। चलो, सिंपल 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 लेते, ज़्यादा पॉइंट फिगर नहीं लेते, डेसिमल नहीं लेते, सिंपल सिंपल लेते हैं। जैसे हम चीज़ की बात कर रहे हैं तो वेजेस क्या हो जाएंगे चीज़ के, 4 रुपीज़, और वाइन के वेजेस क्या हो जाएंगे, पी डब्ल्यू बाय ए एल डब्ल्यू, पी डब्ल्यू इज ओवर 7, ए एल डब्ल्यू इज ओवर 2, तो ये हो जाएगा 3.5। अब सपोज कि प्राइजेस ऑफ चीज़ कम हो जाते हैं हमारे, प्राइजेस ऑफ चीज़, अब न्यू पीसी हो जाता है हमारा $3, ₹3, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, तो हमारे 3 रुपीज़ हो जाते हैं, पहले हमारे 4 रुपीज़ से अब 3 रुपीज़ हो जाते हैं। तो हमारी वेजेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। थोड़ा सिंक करो चीज़ों को, सिंक करोगे तभी समझ आएगी। हमारे वेजेस क्या हो गए अब 3, अब हम क्या बनाएंगे, अब प्राइस ऑफ चीज़ कम हो गया है, हमारे वेजेस कम हो गए हैं, तो हमारे वेजेस वाइन के वेजेस से कम हो गए हैं। पहले हम चीज़ बना रहे थे क्योंकि हमारे चीज़ के वेजेस ज़्यादा थे, 4 थे, बट हमारे अब प्राइस कम होने के, चीज़ के प्राइस कम होने की वजह से हमारे वेजेस भी कम हो गए हैं, तो हम बनाएंगे वाइन, क्योंकि वाइन के वेजेस हमारे ज़्यादा, 3 से ज़्यादा है, दिस इज़ ग्रेटर। ठीक है, ऐसे देखो तो ये ग्रेटर है, ठीक है। सो हम बनाएंगे वाइन,
कंट्री में ट्रेड इसी वजह से होता है क्योंकि अब यहाँ पे फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर्स है। लेबर्स होम में जाएगी, चीज़ पहले होम में जाएगी क्योंकि होम के प्राइसेस वेजेस ज़्यादा थे, वो चीज़ बनाएगी। अब प्राइसेस कम होने की वजह से वेजेस कम हो गए, वेजेस कम हो गए तो अब लेबर्स कहाँ जाएंगी, फॉरेन में। अब बनाएगी वाइन, और वाइन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम फिर वाइन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर दी है, एएलसी, एएलडब्ल्यू, वेजेस, प्राइजेस, सब कुछ डिस्कस हो गया है। बस अब तो बेस बन गया, अब तो बिल्डिंग बन जाएगी, आराम से बन जाएगी, आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में इन डीप डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है वो तो पता ही है आप सबको क्या होता है, क्यों होता है, हम इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। थोड़ा सा इजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा बिट बाय बिट पढ़ेंगे, तो एक साथ सब कुछ होश पोश नहीं करने वाली। सो अभी के लिए टेक केयर, बी गुड, बी सेफ एंड बाय।